पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग लिन जो था वो उस थंडर तालाब के अंदर अपनी कल्टीवेशन कर रहा था जहां पर थंडर पावर बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर जब वो कल्टीवेशन कर रहा होता है तो वहां पर एक बंदा आकर पहुंच जाता है जो कि सेकंड स्टेप का कल्टीवेटर था। और जब वो वांग लिन को यहाँ पर कल्टीवेशन करते हुए देखता है कि वो इतने प्योर थंडर पावर वाले तालाब के अंदर आराम से बैठकर कल्टीवेशन कर रहा है, तो इसका मतलब जरूर है कि ये वांग लिन नॉर्मल इंसान नहीं है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान होगा। इस वजह से वो वांग लिन को अपना गुरु कहकर बुलाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि अगर आप मुझे ट्रेनिंग देंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो वांग लिन उस बंदे को थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी देता है जिससे वो बंदा भी अपनी कल्टीवेशन पावर को और भी ज्यादा अच्छी तरह से महसूस कर पा रहा था। यहाँ पर वांग लिन ने अपनी सारी कल्टीवेशन पूरी कर ली थी, जितनी भी उसको थंडर चाहिए थी उसने उसको ले लिया था और अब बारी थी थंडर सेलेस्टियल रैन के अंदर जाने की। तो वांग लिन वहां जाने की अपनी तैयारी शुरू कर देता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम वांग लिन को देखते हैं जिसके पास उसी बंदे का दिया हुआ मैप था और उसके जरिए वांग लिन ये कहने लग जाता है कि लोथियान स्टार का जो नॉर्थन साइड का हिस्सा है वो बहुत ज्यादा अबैंडन्ड प्लैनेट से भरा हुआ है। मतलब वहां पर जितने ज्यादा प्लैनेट मौजूद है ना वो सब ज्यादातर खाली हैं। कुछ ही ऐसे प्लैनेट मौजूद है जिसके अंदर लोग रहते हैं। तो अभी थंडर सेलेस्टियल रैन के अंदर अगर वांग लिन को जाना तो वहां जाने के लिए करीब करीब 20 साल बाकी थे और उन सालों में जितना टाइम बचा हुआ है उससे पहले वांग लिन को कल्टीवेशन करनी थी। तो वो उसी हिसाब से एक खास तरह का प्लैनेट ढूंढ रहा था जहां पर वो जाकर आराम से अपनी शांति से कल्टीवेशन कर सकता है। तो थोड़ी देर की मेहनत के बाद वांग लिन को ऐसा एक प्लैनेट नजर भी आ जाता है। तो वो उसी प्लैनेट की ओर बढ़ना शुरू कर चुका था। वांग लिन कहना चाहता है कि इन 20 साल के अंदर सबसे जरूरी काम जो मुझे करना है वो 2 काम है। पहला कि जब मेरा वो हेवनली पल कंप्लीट हुआ था और उसके बाद जो इतनी ज्यादा पर्पल एनर्जी बाहर निकल कर आई थी वो क्या चीज थी, वो क्या मुझे दर्शाना चाह रही थी, उसको मुझे और अच्छे से समझना है। जहां तक कि मुझे लगता है कि वो तो थर्ड स्टेप की पावर थी लेकिन मैं उसको और अच्छे से समझना चाहता हूँ। अभी मैंने उतना कुछ खास तरीके से उसको समझा नहीं है। और दूसरा काम यह है कि मुझे खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, जितनी हो सकता है उतनी ज्यादा मुझे एनर्जी चाहिए ताकि मैं अपना ब्रेक थ्रू कर सकूं। तभी वांग लिन की वो जो सोल थी ना वो अचानक में अपना ब्रेक थ्रू कर जाता है या फिर क्या किया था उसने पता नहीं, लेकिन उसके अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रही थी और इस पावर को देखकर वो एकदम बौखला सा जाता है। वांग लिन से कहने लग जाता है कि अब तुझे ना मास्टर कहने की मुझे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अपना ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ, मैं पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ और अब मैं यहाँ पर तुझे दिखाता हूँ कि मेरे पास कितनी ज्यादा पावर है। अब तो मुझे और ज्यादा तक के ट्रैप करके नहीं रख सकता, तूने बहुत ट्रैप करके रख लिया मुझे, अब मुझे आजाद होना है। लेकिन वांग लिन अपना हल्का सा और का इस्तेमाल करता है और एक ही और इस्तेमाल करने के बाद वो सोल को वापस से ट्रैक कर लेता है। वो सोल हैरान रह चुका था कि मैं कितना भी ब्रेक थ्रू क्यों ना कर लूं, मैं क्यों इसके चुंगल से नहीं भाग पाता हूँ, ये हर बार कुछ ना कुछ करके मुझे फिर से ट्रैक कर ही लेता है। तो इसके बाद वांग लिन आगे बढ़ते हुए एक प्लैनेट के पास आ चुका था जो कि वांग लिन कहना चाहता है कि बिल्कुल सुजाकू प्लैनेट जो था ना उसके जैसा है, मिलता जुलता है। यहाँ पर भी मॉडल्स रहते हैं और आराम से यहाँ पर बैठकर मैं अपनी कल्टीवेशन कर सकता हूँ। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई ज्यादा हाई लेवल का कल्टीवेटर होगा जो ज्यादा अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब करे। तो वांग लिन यहाँ पर आने के बाद उस जगह को अच्छे से देखने लग जाता है जो कि जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ज्यादातर नॉर्मल लोग ही रहते हैं। और वांग लिन को ऐसा लगा था कि सिर्फ एक ही बंदा यहाँ पर मौजूद है जो नेटसन सोल लेवल पे मौजूद है, उसके बाद तो ऐसा कोई भी बंदा नहीं जो शायद उससे ऊपर होगा। बाकी सारे के सारे नॉर्मल कल्टीवेटर है और नॉर्मल तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। पर अच्छी बात यह है कि इस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी जो है ना वो बहुत ज्यादा कमाल की है। तो यहाँ पर मैं आराम से बैठकर अपनी कल्टीवेशन कर सकता हूँ और किसी की मुझे टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। तो आराम से वांग लिन उस प्लैनेट के अंदर अपनी कल्टीवेशन की तैयारी शुरू कर चुका था। इसके बाद हम यहाँ पर उसी प्लैनेट के 2 बंदों को देख पाते हैं जो कि एक फादर था और उसका बेटा होता है। ये लोग थे ज़ेंग फैमिली से आते हुए और वो जो ओल्ड मैन था वो कहने लग जाता है कि मेरा नाम ज़ेंग जिनहाई है, मैं काफी टाइम से ज़ेंग फैमिली को प्रोटेक्ट करता हुआ आया हूँ। ये माउंटेन और ये इलाका जो है वो हमारी ज़ेंग फैमिली के इलाके में ही आता है और इस जगह को भी मैंने बहुत सालों से प्रोटेक्ट किया है, करीब 100 साल या उससे भी ज्यादा हो चुके होंगे। हमारी ज़ेंग फैमिली इस प्लैनेट की सबसे ज्यादा बड़ी फैमिली है और एक हिसाब से सबसे ज्यादा पावरफुल भी है, लेकिन फिर भी हम उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि हमें होना चाहिए। हेवन कभी भी हमारे पर मेहरबान नहीं रहा, उसने कभी भी हमें इमॉर्टैलिटी या फिर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर दिया ही नहीं जो हमारी फैमिली को आगे बढ़ा सके, जो हमारी फैमिली को मजबूत कर सके। इसलिए जब टाइम आता है तो हम लोग यहाँ पर जिंदगी गुजारने के बाद मर जाते हैं। और ये जो जिनहाई था ये भी अब मरने के कगार पे पहुंच चुका था, इसकी भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और बूढ़ा हो चुका था, तो वो मरने वाला था। अब इसके पास कोई कुछ खास कल्टीवेशन है तो नहीं जिसके जरिए वो अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना ले और अपनी बीमारियां ठीक कर सके। इसलिए जब टाइम आता है तो इन लोगों को मरना पड़ता है। यही वजह से वो काफी ज्यादा उदास था। वो कहता है कि मैं खुद का कभी भी नेटसन सोल लेवल के आगे पहुंच ही नहीं पाया, मैं बस वहीं पर अटक गया। उसके बाद कल्टीवेशन रन होते क्या मैंने कभी महसूस ही नहीं किया। तब उसको सामने वांग लिन नजर आता है। वो उसको देखकर कहने लग जाता है कि अबे ये कौन इंसान है, मैं तो कोई भी इंसान यहाँ से आसपास घूमता है तो उसको मैं सेंस कर लेता हूँ लेकिन मैं इसको तो सेंस ही नहीं कर पाया। और अचानक से ये माउंटेन के टॉप पर आकर कैसे पहुंचा हुआ, ये है कौन? ये वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग लिन को स्कैन करने की कोशिश करता है, वो देखने की कोशिश करता है कि बंदा है कौन, लेकिन फिर भी वो कुछ भी स्कैन नहीं कर पाता। वो ये क्वेश्चन भी पता नहीं लगा पाता वांग लिन के बारे में। तो वांग लिन जो था वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि ये माउंटेन कितना कमाल का है, स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ है, लेकिन कभी तुमको इसका इस्तेमाल करना ढंग से आया ही नहीं, खंडर बनाकर रख दिया तुम लोगों ने इस जगह को। वांग लिन तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और जैसे उसने भी पावर का इस्तेमाल किया ये माउंटेन के ऊपर जितने भी पेड़ पौधे थे जो मुरझाए हुए थे वो सब खिल जाते हैं। माउंटेन मतलब उसके अंदर एक नई सी जान आ गई हो। तो ओल्ड मैन जो जिनहाई था ना वो ये देखकर बिल्कुल दंग रह जाता है। वो यकीन ही नहीं कर पाता कि मैंने अपनी आंखों से क्या देखा। वो वांग लिन के सामने सीधा जाता है और झुकते हुए कहता है कि सीनियर, मैं जूनियर आपको रिस्पेक्ट पेश करता हूँ। आपने जो अभी यहाँ पर किया है ना ये करने के बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। आपने ये कैसे करके दिखा दिया, जो आपने ये किया है इसका मतलब साफ है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है। इसलिए मैं आपके सामने झुककर आपको
आपको रिस्पेक्ट पेश कर रहा हूँ, मेरी रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपको ये माउंटेन पसंद है ना, तो ये हमारी फैमिली के इलाके में ही आता है। हम खुशी खुशी आपको ये पूरा माउंटेन दे देंगे, आप आराम से यहाँ पर रह सकते हैं। जो आपको करना है आप वो करिए, बिंदास रहकर। तो ये सुनकर वांगलिन को अच्छा लगता है कि चलो इन लोगों ने कुछ मगजमारी यहाँ पर नहीं की। वो जब जिनहाई को देखता है तो वो कहने लग जाता है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारी लाइफ तो बिल्कुल अब खत्म होने वाली है, तुम्हारा जो लाइफ स्पैन है ना वो बिल्कुल एंड होने के कगार पे पहुंच गया। और अगर मैं यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करूँ ना, लेकिन फिर भी मैं उसको पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि वो तुम्हारी जो लाइफ स्पैन है इतनी ज्यादा डैमेज हो चुकी है जिसको फिक्स करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो जिनहाई वांगलिन से कहता है कि नहीं, आपको उदास होने की जरूरत नहीं, ये तो हमारे ऊपर हेवन का दिया हुआ श्राप है कि हम लोग कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकते। लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं अब मरने भी वाला हूँ ना, तो मरने से पहले आप जैसी एक कमाल की हस्ती को मैंने देख लिया। आप इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको मरने से पहले देख लिया हो ना, तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी सफल हो चुकी है। अब मैं मर भी जाऊँ तो मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता। मैं मरने से पहले एक तो अच्छा काम करके जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा जो प्लेनेट है ये मेरी पूरी फैमिली है। जो आपको चाहिए पूरा अगर प्लेनेट चाहिए ना, तो मैं आपकी झोली में वो डालने के लिए तैयार हूँ। आप हमारी फैमिली को, हमारे प्लेनेट को अपने हाथों में डालकर संभाल लीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं तो उसको संभाल नहीं पाया, लेकिन आप जैसा इंसान यहाँ पर आ गया, उसको हैंडल करेगा ना तो सब कुछ बदल सकता है। इसलिए मेरी मरते हुए इंसान की छोटी सी रिक्वेस्ट को पूरा कर लीजिए, और आपको जो चाहिए आप यहाँ पर रह सकते हैं। जितना टाइम तक के रहना आप बिंदास यहाँ पर रहिए। वांगलिन कहता है कि अगर तुम्हारे ऊपर ये हेवन का श्राप है तो मैं इसको ठीक नहीं कर सकता। ये बात तो साफ क्लियर कर दिया मैंने, लेकिन हाँ मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना कि तुम्हारी जो जिंदगी खत्म होने वाली उसको थोड़ा सा बढ़ा दूं। मरोगे तो कोई ना कोई दिन, लेकिन तुम्हारी जिंदगी को मैं थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ, जो कि करीब 10 साल है। मैं 10 साल तक की तुम्हें और जिंदगी दे सकता हूँ। अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी थोड़ी सी स्पेशल एनर्जी को डाल देता है उस जिनहाई के अंदर, जिस वजह से वो 10 साल और तक के जिंदा रह पाएगा। ये काम वांगलिन कर पाया था थर्ड स्टेप की पावर को जब उसने एक्सपीरियंस किया ना, उस वजह से। अगर वांगलिन के पास ये पावर पहले होती जब ली वुआन मर रही थी ना, तो वो भी उस टाइम भी उसके अंदर ये पावर डाल देता। और अगर वो डाल दिया होता तो ली वुआन को भी 10 साल और मिल जाते जिंदा रहने के लिए, और उसके बाद उसको हमेशा के लिए बचा सकता था। लेकिन थर्ड स्टेप की पावर तो अभी हाल फिलहाल उसको मिली है, और उसी थर्ड स्टेप की पावर के जरिए उसने ओल्ड मैन को 10 साल की जिंदगी उसकी बढ़ा दी, जो कि आज ही मरने वाला था। जिनहाई और उसका बेटा दोनों यहाँ पर वांगलिन के सामने झुककर उसका शुक्रिया करने लग जाते कि सीनियर, आपने हमें एक नई जिंदगी दे दी है। ये एहसान हम आपका कभी कभी भी नहीं भूल पाएंगे। जो आज आपने हमारे लिए किया है ना, ये कर पाना या ये करने के बारे में सोच पाना सपने से बढ़कर है। अगर आप कहेंगे तो आपके सामने जिंदगी भर के लिए मैं अपनी पूरी की पूरी जैन फैमिली को झुका कर रखूंगा। आपके घुटनों पे झुककर मेरी हमारी फैमिली रहेगी जिंदगी भर के लिए। अगर आप बस ऑर्डर तो दीजिए कि आपको क्या करवाना है हमसे। अगले 7 जन्म मिलेंगे ना, तो 7 जन्म में हम आपके गुलाम बनना चाहते हैं। बस आप ऑर्डर दीजिए कि आपको हमसे क्या करवाना है। तो वांगलिन कहना चाहता है कि ठीक है, एक काम करो, जब तक कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ ना, तब तक कि तुम्हारे प्लान के अंदर जितने भी मॉडल वगैरह उनके अंदर रिजर्वमेंट की जो एनर्जी है, जैसे कि बदले की भावना हो गई या कुछ उस तरह की एनर्जी जिसके जरिए वांगलिन का वो जो बेटा तैयार हुआ था ना, उस तरह की भावना अगर ये है तो सबको कलेक्ट करके लाओ। तुम जितना ज्यादा कलेक्ट करके लाओगे, जितना ज्यादा मुझे खुशी महसूस होगी ना कि चलो तुमने अच्छा काम किया, उतने टाइम तक कि तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करने वाला हूं। तुम्हारी जैन फैमिली के ऊपर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा अगर तुमने मुझे सेटिस्फाई किया उस रिजल्टमेंट एनर्जी को लाकर। तो इतना कहने के बाद वांगलिन वहां से चला जाता है। उसके जाते साथ जिनहाई जो था ना, वो अपने बेटे को कहता है कि जाओ पूरे हमारी फैमिली के अंदर ये खबर फैला दो कि जो जितनी ज्यादा रिजल्टमेंट एनर्जी को कलेक्ट करेगा ना, उसको उतना ही ज्यादा इनाम मिलेगा। पूरी फैमिली को जिंदगी भर के काम के लिए लगा दो कि वो पूरी तरह से रिजल्टमेंट वाली एनर्जी को कलेक्ट कर सके। रिजल्टमेंट एनर्जी वही मैंने बताया ना, जो बदले की भावना होती है उसको कहा जाता है। जिसके अंदर भी इस तरह की भावना होगी, वो सारी की सारी भावनाओं को कलेक्ट करना और वांगलिन को लाकर देना, जो कि एक काले धुएं जैसी एनर्जी होती है, वो वांगलिन को चाहिए। तो इसके बाद वांगलिन जिस पहाड़ के ऊपर वो रह रहा था ना, जहाँ पर वो अपनी कल्टीवेशन करेगा, तो वहां पर अपना सोल फ्लैग बाहर निकाल लेता है, और उसके अंदर जितनी भी जर्नल वगैरह की सोल थी वो उन सभी को बाहर निकाल चुका था। वो सारी की सारी सोल मिलकर एक प्रोटेक्शन बैरियर बनाने लग जाती है, ताकि वो पूरे के पूरे माउंटेन को कवर कर ले। और इसके बाद कोई भी इस माउंटेन के ऊपर नहीं आ पाएगा, ताकि वो वांगलिन को आकर डिस्टर्ब करे। किसी के पास भी परमिशन नहीं होगी यहाँ पर आने की, और वांगलिन आराम से जितना चाहे उतने टाइम तक कि वो बैठकर कल्टीवेशन कर सकता है, बिना डिस्टर्बेंस के, बिना किसी चीज के। पूरे प्लैनेट के अंदर वांगलिन ये खबर फैला देता है कि आज के दिन से, अभी के टाइम से, ये पूरा का पूरा प्लैनेट मेरे को बिलोंग करता है। ये प्लैनेट मेरा हो चुका है, और इसके ऊपर जो भी चलेगा आज के बाद से, वो मेरी मर्जी के बगैर नहीं चलेगा। और मैं सबके लिए एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि ये जो माउंटेन है ना, ये तुम्हारे लिए एक फॉरबिडन एरिया है। गलती से भी यहाँ पर आकर मुझे डिस्टर्ब मत करना। बेहतर होगा कि इस वार्निंग को जिंदगी भर के लिए तुम लोग याद रख लो तो बेहतर है, क्योंकि मैं मारू या ना मारू, लेकिन जो भी घुसने की यहाँ पर कोशिश करेगा ना, वो अपने आप फॉर्मेशन का शिकार होकर मर जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारी जान के लिए कह रहा हूँ, गलती से भी यहाँ पर आना मत। वांगलिन को तो बहुत अच्छा लगा था। वो कहने लग जाता कि चलो आज के दिन तो मैं कम से कम एक प्लैनेट का तो मास्टर बन गया। आज पहला कोई प्लैनेट है जो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में आया। वांगलिन को तो बहुत मजा आ रहा था यहाँ पर आकर, चलो बहुत अच्छा प्लैनेट मिल गया, एकदम सुकून से भरा भी है और सारा प्लैनेट मेरी मुट्ठी में। तो ये होने के बाद वांगलिन जो था, सबसे पहले अपना काम वो करता है कि वो कल्टीवेशन अपनी बढ़ाने आया था ना, तो सबसे पहले अपने वेपन वगैरह को निकाल लेता ताकि वो वेपन को एडवांस कर सके। सबसे पहले उसने सोल
लैशर निकाला था जो कि वही चाबुक है रेड बटरफ्लाई वाला। वांगलिन उसको देखने लग जाता है। वो डिसाइड कर रहा था कि मेरे पास कौन से वेपन है अटैकिंग वाले, कौन से वेपन है डिफेंस वाले। अटैक में उसके पास स्वॉर्ड वगैरह थी, डिफेंस में उसके पास सोल फ्लैग वगैरह थे। अपने सारे के सारे ट्रेजर का हिसाब किताब देख रहा था कि अगर वो थंडर सेलेस्टियल रेल्म के अंदर जाता है तो कौन सी चीजें उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और किसको वो भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना कर रखे ताकि आगे चलकर वो उसके उतनी ही ज्यादा काम आ सके। वांगलिन कहता है कि मैं अपने सारे के सारे वेपन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, सबको एडवांस कर सकता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल जो मुझे लगता है ना ये सोल लैशर ही लगता है। ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस चीज है, मैं खुद नहीं जानता कि किस चीज से बना हुआ है, इसके अंदर किस तरह के दाव की पावर को डाला गया है जिस वजह से ये सोल लैशर इतना ज्यादा कमाल का है। मेरे खुद की जो दाव की पावर थी जो पहले लाइफ और डेथ की हुआ करती थी वो अब कर्मा डोमेन की बन चुकी है, लेकिन अभी भी मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि सोल लैशर की असल में मिस्ट्री है क्या चीज से बना है, किस तरह का ये चीज है। अभी तक मैं इसका फुल पोटेंशियल भी यूज नहीं कर पाया हूं। जहां तक कि मुझे लगता है ना कि इस सोल लैशर के अंदर कर्मा डोमेन की पावर होगी जिसको मैं अब जाकर कल्टीवेशन में शुरुआत करने वाला हूं, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सोल लैशर मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा आगे के लिए जब मैं अपने डोमेन की पावर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा तब। वांगलिन कहना चाहता है कि अगर मैं इस लैशर की इस्तेमाल करूं पावर को जो कि इसके कर्मा डोमेन की पावर है तो हो सकता है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग के जरिए मैं अपने खुद के कर्मा डोमेन को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ रहा हूं। पहली बार मुझे अच्छी तरह से एक्सपीरियंस होगा कि कर्मा डोमेन असल में होता क्या है, जो कि मेरा अब चेंज हो चुका है लाइफ और डेथ से कर्मा डोमेन में। तो जैसे वांगलिन ने ये काम किया था ना उसकी जो डोमेन की पावर होती है और सोल लैशर की जो डोमेन की पावर थी वो दोनों आपस में मर्ज हो चुकी, दोनों एकदम कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब दो जान और एक जिस्म के अंदर समा चुके थे। अब वांगलिन इतनी अच्छी तरह से सोल लैशर का इस्तेमाल कर पाएगा जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। वो सोल लैशर उसके लिए एक अल्टीमेट वेपन बन चुका था जिसका वो आगे चलकर अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकता क्योंकि वो उसके डोमेन की पावर से बिल्कुल मैच करता। यही वजह थी कि वांगलिन को ये सोल लैशर बहुत ज्यादा पसंद भी आया था और वो उसको सबसे ज्यादा अहमियत दे रहा था क्योंकि सबसे ज्यादा काम आगे चलकर उसके वही आने वाला है। इसलिए वांगलिन वापस अपनी कल्टीवेशन शुरू करता और बाकी के जो वेपन थे जो भी अपनी खुद की पावर थी वो सबको बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ था। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जितनी भी ज़ैंग फैमिली के लोग थे ना वो यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और सभी लोग अपनी अपनी जितनी भी रिजर्वमेंट वाली एनर्जी को लेकर आए हुए थे वो सभी लाकर बताते हैं। सभी लोग जिन्हाई से कहना चाहते कि देखिए मास्टर हमें जितना हो सकता था ना उतनी रिजर्वमेंट एनर्जी को हमने कलेक्ट किया, लेकिन हमारा प्लैनेट छोटा नहीं है, यहाँ पर थोड़े लोग नहीं रहते, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और जितना कि मुझे लगता है ना अभी तक हमने सिर्फ 70% रिजर्वमेंट एनर्जी को कलेक्ट किया, 30% अभी भी बची होगी और उसको कलेक्ट करने में ऐसा 1-2 दिन तो नहीं लगेगा, सालों साल और लग सकते हैं। अभी इतना ही कलेक्ट करने में हमने कितने साल गंवा दिए, तो हमें थोड़ा सा और टाइम चाहिए होगा, थोड़ी और महारत चाहिए होगी क्योंकि ईस्टर्न सी के पास जितने भी आइलैंड वगैरह मौजूद है वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, वहाँ पर बहुत खतरनाक लोग रहते हैं जो कि हमें इतनी आसानी से रिजर्वमेंट एनर्जी को कलेक्ट करना नहीं देंगे, वो दिक्कत पैदा करेंगे हमारे लिए। तो रिसोर्सेज को वहां पर लेकर जाना, उनसे फाइट करना, उनसे रिजर्वमेंट एनर्जी हासिल करना, यहाँ से वहां तक का ट्रैवल करना, ये सब में बहुत टाइम लगने वाला है और आप इतना प्रेशर डाल रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द सब कुछ कलेक्ट करना है, तो ये इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। लेकिन जिन्हाई कहने लग जाता है कि तुम सब एकदम स्लो हो, तुम कहते हैं 70% कलेक्ट किया, मुझे तो लगता है कि 40% तक के भी कलेक्ट नहीं हुआ है और 5 साल निकल चुके हैं। वांगलिन मास्टर ने हमें सिर्फ 10 साल का टाइम दिया था कि 10 साल के अंदर जितना हो सकता है उतनी रिजर्वमेंट एनर्जी को कलेक्ट करना, लेकिन अभी तक सिर्फ 40% को कलेक्ट किया। जाओ जल्दी जल्दी हाथ पे चला वरना मास्टर को गुस्सा आ तो हमारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देंगे। इतना मुश्किल से उन्होंने हमें एक छोटा सा काम करने के लिए दिया, क्या तुमसे वो भी काम नहीं होता? किस काम के हो तुम लोग? जाओ ऐसे तुम्हारी नाइट ड्यूटी में मैं लगा तो कि रात में भी तुम लोग आराम नहीं करोगे, दिन रात 24 घंटे काम करोगे इस रिजर्वमेंट एनर्जी को कलेक्ट करने के लिए। कोई भी मुझे गलती से भी आराम करता हुआ नजर नहीं आना चाहिए। इसलिए सारे के सारे लोग वापस से चले जाते हैं मेहनत करने के लिए। अब दिन रात उनको मेहनत करनी है ताकि वो जितना हो सकता है उतनी रिजर्वमेंट एनर्जी ला सके। जिन्हाई तो पूरी तरह से वांगलिन के लिए पागल हो गया था कि वांगलिन ने जो काम दिया वो मैं किसी भी कीमत पे करके रहूंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। तो उसके बाद हम दो बंदों को देखते हैं जो कि जंगल में ना हर्ब्स वगैरह तोड़ने के लिए आते हैं, लेकिन वो हर्ब्स तोड़ते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वांगलिन ने जाने से मना किया था। तो ये देखकर उनकी फटकर हाथ में आ जाती है कि भाई हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, अगर वांगलिन मास्टर ने देख लिया ना वो हमें मार डालेंगे। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले एक दूसरे सेट के कुछ कल्टीवेटर आए थे वांगलिन से पंगा लेने के लिए। वो लोग आए वांगलिन के पास और वो लोग धमकी दे रहे थे कि तू है कौन जो हमारे प्लैनेट के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो लोग वांगलिन मास्टर को देख भी नहीं पाते। उससे पहले मास्टर ने उनको ऐसा मारा कि उनका अस्तित्व मिटा कर रख दिया। जब इतने ज्यादा नेट से 100 लेवल के कल्टीवेटर लोग वहां पर मास्टर वांगलिन के सामने नहीं टिक पाए तो हमें तो मास्टर वांगलिन मार ही डालेंगे। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, इस माउंटेन के ऊपर कदम रखकर हमें वहां से जाना चाहिए। देखते ही देखते पूरी जो डार्क एनर्जी थी उसने इन दोनों को यहाँ पर घेर लिया था। उनको लगा था कि बस हम मर गए, वांगलिन जो है वो हमें मार डालेगा, वो छोड़ेगा ही नहीं। लेकिन वांगलिन नहीं मारता उन लोगों को, वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उनको वापस से गांव के अंदर छोड़ आता है कि चलो एक बार तुमसे गलती हुई, माउंटेन के ऊपर कदम रखा ना, इसलिए तुमको माफी करता हूँ और जाओ यहाँ से। तो वो दोनों थे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते कि मास्टर वांगलिन ने हमें बख्श दिया, वरना हमें तो लगा था कि आज हम मर गए। अच्छा हुआ कि उन्होंने हमें बचा लिया और हमें एक और नई जिंदगी दे दी। तो इसके बाद हम वांगलिन
वांगलिन को देख पाते वो आराम से अपना बैठा हुआ था और अभी भी अपने डोमेन की पावर को उस सोल लैशर के डोमेन से आपस में कनेक्ट कर रहा था, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब हो चुका था। वांगे कहना चाहता है कि अब ना मैं यहाँ पर अब इस सोल लैशर का इस्तेमाल करने जाऊँ ना तो मैं इसको इस तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ जैसा कि मैं अपने डिवाइन सेंस को कंट्रोल करता हूँ। मतलब ये सोल लैशर अब मेरे शरीर का एक पार्ट जैसा हो चुका है, बिल्कुल एकदम फ्लॉलेस मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ और जितना चाहूँ उतना इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। दोनों मेरे डोमेन पावर से बना हुआ है, इसके अंदर भी सेम डोमेन की पावर है, कर्मा डोमेन की मेरे अंदर भी सेम है, इसलिए अब मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी वहां पर वो जो सोल था वो फिर से कहना चाहता है कि तू मुझे बाहर निकालता क्यों नहीं, कब तक मुझे यहाँ पर ट्रैप करके रखेगा। तो वांग ने सीधा उस सोल को बाहर निकालता कहना चाहता है कि चल बता क्यों तुझे इतनी चर्बी चढ़ी हुई है, बाहर ही निकलना था तुझे, ले निकाल दिया तुझे बाहर। तो वो सोल कहना चाहता है वांग से कि तू यहाँ पर मुझसे इस तरह से बात कैसे कर सकता है, तुझे पता है ना कि मैं कितना कमाल का इंसान हूँ, तुम मेरे से इस तरह से बात करेगा। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता और वहां पर वो एक स्वॉर्ड की सोल में कन्वर्ट हो चुका था ना, क्योंकि वांग ने उसको अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड के अंदर डाला था, तो उसकी सोल और स्वॉर्ड की सोल आपस में कनेक्टेड थी। इस वजह से वो इतना ज्यादा उछल रहा था कि देख अब मैं तेरी इमॉर्टल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए कैसे तुझ पर अटैक करता हूं। तो इसलिए वांग ने उसको बाहर निकाला था। जैसे बाहर निकाल के जूली को अटैक करने वाला था, वांग सीधा अपना सोल लैशर इस्तेमाल करता और एक ही बजाकर अटैक देकर मारता है। और जैसे ही अटैक लगा था सोल को, सोल की हालत खराब हो जाती है, वो यकीन नहीं कर पाते कि अरे मेरे साथ क्या हुआ, मेरी स्वॉर्ड कहाँ गायब हो गई, मेरी सोल की हालत खराब हो रही है, मैं कैसे वर्ल्ड के अंदर जाकर फंस गया। वांग कहना चाहता है कि कर्मा के चुंगल से ना कभी कोई बाहर निकला है, ना कभी कोई बाहर निकल पाएगा, और मैंने उसी कर्मा डोमेन की पावर के अंदर तुझे अभी यहाँ पर ट्रैप किया। मैंने तुझे इसीलिए बाहर निकाला था ताकि मैं अपना कर्मा डोमेन टेस्ट कर सकूं कि वो कितना ज्यादा इंप्रूव हुआ इन 5 सालों के अंदर। और तेरा शुक्रिया जो तूने टेस्ट सब्जेक्ट बनने के लिए तैयार हुआ ताकि मैं तुम्हारे ऊपर अपना इस्तेमाल कर सकूं पावर का। बेचारा जूली को परेशान की, यार तू कितना घटिया इंसान है, यार तुझे जितने भी घटिया शब्द उतना सब कुछ कह दो फिर भी कम पड़ेगा। वो मुझे लगा तू मुझे आजाद करने के लिए बाहर निकाल, लेकिन तू तो मेरा खुद यहाँ पर इस्तेमाल करता, मेरे पर एक्सपेरिमेंट करने वाला था तू, और तूने कर भी दिया वो, इसलिए मुझसे गलती हो गई, मुझे मत मारना, मैं आज के बाद कभी तेरे खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितना भी कुछ कर लूं उससे 4 कदम तो आगे ही रहता है। वांग ने उसको बहुत परेशान करता, बहुत डराता। उस जूली को तो लग रहा था कि भाई आज मैं मर गया, आज मार डालेगा वांग मुझे। वो भीख मांगने लगा था कि मास्टर वांग गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, कभी ऐसा नहीं करूंगा वापस से। वांग कहना चाहता है कि तुझे मैंने इस स्वॉर्ड की जो सोल बनाया है मैंने ही बनाया, तू तो कब का एक मामूली सा सोल हुआ करता था, मैंने तुझे कितना इंप्रूव किया, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प की, और तू अभी भी दिमाग के अंदर वही भर के रखा कि कब तू मुझसे बदला लेगा। इसी को कहते हैं कर्मा। कि अगर कोई इंसान तुम्हारे लिए अच्छा काम करे ना तो उसके बदले तुम्हें भी उसके लिए अच्छा काम करना चाहिए, गलत करोगे तो कर्मा तुम्हारे पर बैकफायर करेगा, और यही चीज अभी तुम्हारे साथ हो रही है। वांग कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता अब तेरे लिए, तू अब मरने वाला है, ये कर्मा की पावर जो है ना तुझे अब खत्म कर देगी। जूली को सोच रहा था कि यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे लगा था कि मैं ही सबसे बड़ा डेविल आदमी हूँ, जो कि इतना शैतान इतना स्ट्रॉन्ग मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा मास्टर ये वांग मुझसे कहीं गुना ज्यादा खतरनाक डेविल है, ये आज मुझे मार डालेगा, मैं मर गया आज, कोई मुझे बचा लो, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, वांग से पंगा लेगा, अब अंदर कभी पंगा नहीं लूंगा, अगर मैं जिंदा बच गया तो। उसकी सोल वहां पर धीरे धीरे करते हुए खत्म होने लग गई थी। वो कहने लगा था कि मास्टर ये सिर्फ एक जोक था, भीख मांगता हूं आपके सामने, प्लीज मेरी जान बख्श दीजिए। तब जाकर वांग ने उसको आजाद कहा था कि ठीक है ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि तुझे अब सबक मिल गया होगा। तो ये देख वो जो जूली को था वो वांग से कहना था कि अरे मास्टर क्या कमाल की पावर थी, ये मेरे को लगा कि मैं तो हिल गया अंदर से, मुझे मेरी मौत सामने नाचती हुई नजर आ रही थी, लेकिन बच गया मैं, बहुत खतरनाक चीज है ये, मुझ पर आइंदा कभी इसका अटैक करना नहीं। वैसे हाँ मैं बता दूं कि मास्टर इतना ज्यादा रोने का ना नाटक कर रहा था, इतना भी लड़की नहीं हूँ कि मैं इतने छोटे से दर्द में रोना शुरू कर दूं, लेकिन मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी कि मैं चलो आपके कुछ तो काम आया, आपका टेस्ट सब्जेक्ट तो बन पाया, आपने मुझ पर अपनी पावर का इस्तेमाल किया और आपको पता भी चल गया कि आपकी ये पावर कितनी कमाल की है, चलो कुछ तो मैं लॉयल्टी दिखा पाया आपके लिए। वो वांग का मसाज करना शुरू कर दिया, उसकी तरफदारी करने लग गया था, मस्का लगाने में तो एक नंबर का चालू आदमी है। ये भी अटैक किया ना, थोड़े दिन बाद ये फिर से भूल जाएगा, फिर से वांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर, लेकिन फिर से वांग इसकी बजाएगा। तो वांग कहता है कि अब तू यहाँ पर जब बाहर आ ही चुका तो तुझे वापस से मेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है, जा इस माउंटेन के ऊपर, इस प्लैनेट के ऊपर जितना हो सकता है कल्टिवेट कर, अपने स्वॉर्ड इंटेंट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना, क्योंकि अभी जितना तो स्ट्रॉन्ग है ना तो वैसे भी मेरे ज्यादा कुछ खास काम नहीं आता, तो जितना तुझे टाइम मिला उतने टाइम के अंदर जितना हो सकता है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना ले। तू कहता ना तुझे स्ट्रॉन्ग बनना, तो जा मैंने तुझे छूट दी, अब मैं तुझे तेरा इस्तेमाल नहीं करने वाला हूं हाल फिलहाल, इसलिए बिंदास जितना हो सकता है अपना खुद को स्ट्रॉन्ग बना ले, मौका है तेरे पास। पर ये जूली को लगने लग जाता है कि मास्टर जो है ना वांग उसकी टेस्ट ले रहा है, कि अगर वांग ने भी इसको जाने देता है तो अगर इस पे उसने हाँ कह दिया ना तो वांग उसको वापस से पकड़ लेगा। इसलिए अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए जब इतना अच्छा मौका मिल रहा था उसको यहाँ से जाने का, जूली को वो वांग के पास आता है, कहना चाहता है कि मास्टर आप ऐसा जुल्म मत कीजिए मेरे ऊपर, आपके बगैर मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगा, आपने तो मुझे सहारा दिया, आपके बगैर मैं मर जाऊंगा, आप मुझे अपने से दूर मत कीजिए, प्लीज मुझे अपने पास रख लीजिए, मैं कह रहा हूँ ना दोबारा कोई गलती नहीं करूंगा, हमेशा आपके साथ ही रहूंगा। तो वांग कहता है कि बहुत अच्छा जवाब दिया तूने, क्योंकि मैं सच में कह रहा था कि तुझे मैं यहाँ से जाने देने वाला था, लेकिन तू खुद नहीं जाना चाहता है, तो फिर उसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ, वेलकम है तेरा वापस से मेरी गुलामी वाली जिंदगी में। वो सोल कहना चाहता है कि मुझे पता था कि अगर मैं जाने के बारे में हाँ क्या दिया होता तो कुत्ते की मौत मारता ये वांग मुझे, क्योंकि ये सठिया गया इंसान मुझे गलती से भी जाने नहीं देगा, ये मेरी जान ले लेगा लेकिन मुझे कभी भी आजाद करेगा ही
ये तो मैं कंफर्म समझ चुका हूँ। इसलिए अंदर कभी भी ऐसा ऑफर देना, डायरेक्ट इसके ऑफर को रिजेक्ट करना चाहिए। इसके बाद वांग ने अपने किलिंग बीस्ट को भी बाहर निकाला था, थंडर टोड को भी बाहर निकाला था, लेकिन जैसे ये दोनों बाहर निकाल रहे थे ना, वो एक दूसरे को देख कर ही भड़क जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर अंधाधुन अटैक देकर मारने लग गए थे, क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा था। वांग ने कहना चाहता है कि तुमने एक बार फिर से एक दूसरे के ऊपर अटैक किया, कुछ भी उंगली करने की कोशिश की ना, तो 100 साल के लिए ट्रैप कहकर रख दूंगा तुम लोगों को। इस वजह से वो दोनों के दोनों बीच जो थे वो वहां पर शांत हो चुके थे कि नहीं भाई, हम अटैक नहीं करेंगे, हमें ट्रैप नहीं होना 100 साल के लिए। वांग ने कहना चाहता है कि जब से मैं इस प्लैनेट के ऊपर आया हूं ना, सच में कह रहा हूं कि मुझे यहाँ पर बहुत सुकून मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। इतनी सुकून से मैंने शायद कभी कल्टीवेशन की ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि कोई खतरा ऐसा है नहीं यहाँ पर जो मुझे परेशान कर सके। इसलिए मैं आराम से यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा हूँ, जो करना चाहिए मुझे वो कर रहा हूँ। ऐसे सुकून की कल्टीवेशन लाइफ कहाँ ही जल्दी मिलती है। तो इसके बाद जो 10 साल होने वाले थे ना, वो 10 साल पूरे हो चुके थे और अब यहाँ पर वो जो जिनहाई था वो वांगलिन के पास आता है और यहाँ पर आने के बाद जितनी भी रिजल्टमेंट वाली एनर्जी को लेकर आया था ना, वो वांगलिन को देते हुए कहता है कि लीजिए मास्टर, मैंने सारी की सारी रिजल्टमेंट एनर्जी को कलेक्ट कर लिया आपके लिए, जितना आपने मांगा था शायद ये उतने बराबर होंगे। तो ये देखकर वांगलिन खुश हो जाता है और उसको एक पिल देते हुए कहता है कि लो, इस पिल का इस्तेमाल करो, ये पिल तुम्हारी हेल्प करेगा इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे ब्रेक थ्रू करने के लिए, क्योंकि अभी तुम सोल फॉर्मेशन स्टेज में मौजूद हो, तो उसके बाद इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे पहुंचने के लिए तुम्हारी ये पिल हेल्प कर सकता है, अगर तुम्हारा टैलेंट इस काबिल हुआ तो। ये देखकर यहाँ पर जिनहाई और उसका बेटा दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सारे के सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे ज़ैंग फैमिली के, सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे वांगलिन के इस एहसान को देखकर। वांगलिन इस पूरे के पूरे प्लैनेट के ऊपर जितने भी सेलेस्टियल फ्रूट्स थे ना, उसको गाड़ना शुरू करवा देता है। मतलब जितने भी वो ज़ैंग फैमिली वाले लोग थे, उनको उसने सीड दिया था और उसके जरिए वो पूरे प्लैनेट के ऊपर ये फ्रूट उगाने के काम में लगे हुए थे, ताकि जब फ्रूट निकल जाएंगे तो वांगलिन उसका इस्तेमाल कर सकता है अपना और हाई लेवल ब्रेक थ्रू करने के लिए, क्योंकि अभी इसको ब्रेक थ्रू भी करना पड़ेगा ना। तो ब्रेक थ्रू करने से पहले वांगलिन सबसे पहले जितनी भी रिजल्टमेंट वाली एनर्जी मिली थी ना, उसको अपने उस अंडरवर्ल्ड रिवर के साथ मर्ज करता है। वांगलिन कहता है कि अभी जो मेरे पास अंडरवर्ल्ड रिवर है ना, उसको अगर मुझे इंप्रूव करना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा रिजल्टमेंट वाली एनर्जी चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पर इनसे रिजल्टमेंट वाली एनर्जी मांग रहा था। और अगर मैंने ये काम कर दिया तो हो सकता है कि इसके जरिए मेरी जो अंडरवर्ल्ड रिवर है वो ब्रेक थ्रू कर जाएगी, वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। तो इसलिए वांगलिन यहाँ पर ये काम करने लग जाता है और रिजल्टमेंट वाली एनर्जी के जरिए वो अपने अंडरवर्ल्ड रिवर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना चुका था। उसका अंडरवर्ल्ड रिवर पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखने तो लगता है, लेकिन अभी तक वो ब्रेक थ्रू नहीं किया था। लेकिन वांगलिन अपनी हिम्मत नहीं हारता, वो अपने डोमेन की पावर को कल्टीवेट करता है, अपने वेपन वगैरह को कल्टीवेट करता है, अपने अंडरवर्ल्ड रिवर को कल्टीवेट करता है, अपने दाव की पावर को कल्टीवेट करता है, अपने डोमेन की पावर को कल्टीवेट करता है। जितना हो सकता था वो सारी की सारी पावर को कल्टीवेट कर रहा था, क्योंकि वो भी जानता था कि थंडर सेलेस्टियल वाली जगह बहुत खतरनाक होगी और वहां पर कैसे कैसे खतरे उसको मिल सकते हैं वो बिल्कुल भी नहीं जानता। तो वांगलिन पहले से पूरी तैयारी करके रखना चाहता है। वांगलिन कह रहा होता है कि जितना मैं अपनी पावर को कल्टीवेट कर रहा हूँ ना, उतना ऐसा लग रहा है कि मेरा खुद का ब्रेक थ्रू होने वाला और कुछ ही टाइम के अंदर मैं अपने असेंडेंट रैंक के पीक पे पहुंच जाऊंगा, क्योंकि ये सारी पावर जब बढ़ रही है तो ये मेरी हेल्प कर रही है मेरी खुद की पावर को इंक्रीज करने में। और जैसे से ये काम हो रहा था, हम देख पाते वांगलिन की जो सोल है ना वो एक्टिवेट हो चुकी है। वो बहुत भयंकर तरीके से उसकी सोल एक्टिवेट होकर आसमान की ओर जाने लग गई थी। ऐसा तब होता है जब वांगलिन यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू करने वाला होता था। और वांगलिन कहना चाहता है कि आखिरकार मैंने इतने टाइम तक अपने कल्टीवेशन की सब कुछ मेहनत की, लेकिन फिर भी मैं बहुत खतरों का मुकाबला किया, पर आखिरकार मैं पहुंच गया अपने असेंडेंट रैंक के पीक स्टेज पे। फर्स्ट स्टेप के जितने भी लेवल होते हैं, जितने भी रैम्स होते हैं, मैंने सब कुछ को ब्रेक थ्रू कर लिया। अब सिर्फ बाकी है सेकंड स्टेप पे जाने की। यहाँ से मेरा जो नाता है फर्स्ट स्टेप से वो खत्म होता है और अब नई जर्नी शुरू होगी वांगलिन की सेकंड स्टेप की। वो आगे जो कल्टीवेशन करेगा वो उतने ही ज्यादा खतरनाक होंगे, उतने ही ज्यादा ब्रूटल और पावरफुल होने वाला है, क्योंकि वांगलिन ने जितने हो सकते थे उतने लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया। अब उसके बाद जो लेवल आएंगे वो बहुत हार्ड होंगे। वांगलिन कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा जब मैं अपना असेंडेंट रैंक को पूरा कंप्लीट करूंगा। शुरुआत में लगा था कि शायद मैं कभी यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा, यहाँ तक पहुंचने का मैंने सपना भी नहीं देखा था, इस लेवल को मैं जानता भी नहीं था, लेकिन आखिरकार वो दिन आया और आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ इस मुकाम के ऊपर, जो कि मैंने अपनी मेहनत से अचीव किया है। ये जर्नी मेरे लिए बहुत शानदार थी, बहुत ज्यादा कमाल की थी। मैंने बहुत सारे नए एक्सपीरियंस को गेन किया, सब कुछ किया और आखिरकार मैंने जाकर जो मेरा सपना था उसके पहले कदम को तो पूरा कर लिया है। अब तक यहाँ पर मुझे सिर्फ उस चीज का इंतजार है कि कब थंडर सेलेस्टियल रैम का गेट ओपन होने वाला है। एक बार वो ओपन हो जाए तो उसके बाद मैं अपने आगे की जर्नी की शुरुआत कर लूंगा। थंडर सेलेस्टियल रैम का गेट ओपन होने के लिए अब सिर्फ और सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं। लेकिन दिक्कत वही थी कि अगर किसी को भी थंडर सेलेस्टियल रैम के अंदर जाना है तो थंडर कोल्ड्रन चाहिए होता है। जैसे कि वांगलिन रेन सेलेस्टियल रैम में गया तो वहाँ का रेन कोल्ड्रन उसके पास था, तो थंडर कोल्ड्रन उसको चाहिए होगा। वांगलिन कहना चाहता है कि मुझे ढूंढना पड़ेगा कि थंडर कोल्ड्रन मुझे कहाँ मिल सकता है। वांगलिन कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो शेंगोंग से मैं उसका थंडर कोल्ड्रन मांग सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि हो सकता है कि उसको मुझ पर शक हो जाए। जब मैं उसके कोल्ड्रन मांगूंगा तो वो मुझे चेक कर सकता है कि मेरी पावर है क्या, मैं कैसा इंसान हूँ, तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। मुझे कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा वो थंडर कोल्ड्रन हासिल करने का। और शेंगोंग ने मुझे ये भी बताया था कि थंडर कोल्ड्रन ना पावरफुल फैमिली के पास होता है, मतलब जो फैमिली पावरफुल होती है ना, हर एक फैमिली को एक थंडर कोल्ड्रन गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है। तो मुझे ऐसी कोई पावरफुल फैमिली पकड़नी होगी, चाहे इस प्लैनेट पे हो, दूसरे प्लैनेट पे हो या किसी और प्लैनेट पे क्यों ना हो, मुझे वहां जाना पड़ेगा और कोई पावरफुल फैमिली को पकड़कर उनसे उसका थंडर कोल्ड्रन छीनना पड़ेगा।
तो आगे बढ़ते हुए वांगनर एक दूसरे प्लेनेट पे आ चुका था जिसका नाम होता है एल्टर प्लैनेट। और यहाँ पर जब वो प्लैनेट के लोग देखते हैं ना वांगनर को, उनको लगने लग जाता है कि ये तो थंडर सेलेस्टियल रैन का मैसेंजर है, क्योंकि वांगनर का हुलिया ही वैसा था, क्लीन बीस्ट के साथ आया था, तो उनको भी वही लगा कि ये थंडर सेलेस्टियल रैन का मैसेंजर है, इसलिए उसको ग्रीट करने लग गए थे। वो लोग वांगनर से कहना चाहते कि सीनियर आप जरा बताइए कि आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए। उनको नहीं पता कि वांगनर थंडर सेलेस्टियल रैन से नहीं आता, वो तो उसको वही सोचकर रिस्पेक्ट दे रहे थे। आप पूछते हैं कि उससे कि आपको क्या काम है। वांगनर वहाँ का जो मास्टर था, जो यहाँ पर लोग आए हुए थे, उनको देखकर कहने लगा कि अरे ये तो इल्यूजनरी यही स्टेज का कल्टीवेटर है। शैंगोंग तो कह रहा था कि इल्यूजनरी यही स्टेज के या फिर उससे ज्यादा हाई लेवल के जो रैम के कल्टीवेटर होते हैं वो थंडर सेलेस्टियल रैम में नहीं जा पाते, तो ये तो जाने की तैयारी में। तो वांगनर उन लोगों से कहना चाहते कि क्या तुम लोग थंडर सेलेस्टियल रैम में जाने वाले हो? मुझे ना थंडर कॉल्ड्रन चाहिए, क्योंकि मैं भी वहां पर जाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ मजबूरी की वजह से नहीं जा पा रहा, इसलिए मुझे थंडर कॉल्ड्रन चाहिए। तो ये सुनकर वो जो मास्टर सामने मौजूद था वो थोड़ी देर के लिए हैरान रह जाता और बड़े हंसते हुए वांगनर से कहना चाहता कि अच्छा मुझे समझ में आ गया अब सारी बात है। थंडर सेलेस्टियल रैम के अंदर मैं गया था, अब वहां पर ये अफवाह मची हुई कि एक बंदा है जो खुद को ये बताता है कि थंडर सेलेस्टियल रैम वाला बंदा, लेकिन वो एक बहरूपिया है। और मुझे लगता है कि वो बहरूपिया कोई और नहीं बल्कि तू ही है, क्योंकि जो भी थंडर सेलेस्टियल रैम का मैसेंजर होता है ना, उनको कॉल्ड्रन की जरूरत भी नहीं पड़ती है, वो डायरेक्ट चले जाते हैं थंडर सेलेस्टियल रैम के अंदर। लेकिन तू यहाँ पर कॉल्ड्रन मांगने के लिए, जिसका मतलब साफ है कि तू वहां से आता ही नहीं है। तू ही वो बहरूपिया है जिसने सबको बताकर ये रखा है कि तू थंडर सेलेस्टियल रैम से आता है, और एक बहरूपिया से आज मेरी मुलाकात हो गई। अच्छा मत तेरे जाल में फंसा नहीं मैं। वो अपने साथियों से कहता है कि साथियों इस धोखेबाज बहरूपिया आदमी को जान से मार डालो। ये क्या, ये तो पूरा प्लानेट ही पहली बार के अंदर वांगनर के खिलाफ हो गया और वांगनर अकेला यहाँ पर खड़ा। अब तो मजा ही आएगा यहाँ पर, वांगनर क्या करेगा इन लोगों के सामने, वो चीज हमें बताया जाएगी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।